रात के 9 बजे खुशी अपने पूरे परिवार के साथ एक नए मोहल्ले में पहुंचती है। मोहल्ले में चलते हुए वो देखती है कि रात में सभी लोग अपने घर की छत पर हैं। कोई बिस्तर लगा रहा है तो कोई छत पर खड़े होकर आपस में बात कर रहा है। अरे क्यों सुमन जी, लग गया तुम्हारा बिस्तर? हाँ भैया, बस लग गया। बहू नीचे से लाती होगी बिस्तर। सूरज जी, इस बार आपका ट्रांसफर कैसे मोहल्ले में हो गया है? सोने के लिए सब छत पर बिस्तर लगा रहे हैं। अरे बहू, हमें क्या मतलब कोई छत पर सोया गली में, हमें तो अपने घर में सोना है। मैं बहुत थक गई हूँ। अच्छा हुआ जो हमने बाहर ही खाना खा लिया। लो आ गए हम, अब जल्दी से घर का दरवाजा खोलो। बहन, आप मोहल्ले में नहीं है क्या? अगर ज्यादा थकान हो गई है तो आप हमारे घर में आकर सो जाइए। छत पर बहुत अच्छी नींद आती है। नहीं भैया, हमने यहाँ आने से पहले घर की सफाई करवा ली थी। लाइट भी है, सोने में कैसी परेशानी। चलिए, जैसी आपकी मर्जी। इतना बोल छत पर खड़े सभी लोग अपनी अपनी जगह पकड़ लेते हैं। तो वहीं सूरज भी अपने पूरे परिवार के साथ घर में जाता है और सभी लोग अपने अपने कमरे में जाकर एसी चलाकर आराम से सो जाते हैं। पर रात के 2 बजे लाइट चली जाती है और पूरा परिवार हॉल में इकट्ठा होता है, जहां काजल सोफे पर बैठकर हाथ पंखे से हवा कर रही थी। माँ, एक तो हम पहले से इतने थके हुए हैं, ऊपर से लाइट और चली गई। कितनी गर्मी लग रही है। काजल, सभी को गर्मी लग रही है। माँ, एक काम करते हैं, जब तक लाइट नहीं आ जाती छत पर जाकर बैठ जाते हैं। गर्मी से परेशान सूरज अपने परिवार के साथ छत पर चटाई बिछाकर बैठ जाता है, जहां काफी अच्छी हवा चल रही थी। इसी बीच पड़ोसन सुमन की आंख खुलती है और जब वो नीचे पानी लेने जा रही होती है तो उसकी नजर आशा के परिवार पर पड़ती है। बहन, यहाँ के लाइट पर भरोसा मत करना। मैं तो कहती हूँ नीचे से बिस्तर लाकर छत पर ही सो जाओ। देखो कितनी अच्छी हवा चल रही है। नहीं बहन, हमें छत पर सोने की आदत नहीं है, और वैसे भी थोड़ी देर में लाइट आ ही जाएगी। इतना बोलकर आशा बैठे बैठे झपकियां लेने लगती है। कुछ देर में लाइट आती है और पूरा परिवार खुशी से नीचे जाकर आराम से सोता है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब आशा मोहल्ले में सब्जी ले रही होती है तो मोहल्ले की कुछ औरतें छत पर खड़ी होती हैं, तो कुछ बालकनी में और कुछ आशा के साथ सब्जी ले रही होती हैं, जिनके हाथों में सब्जियों की टोकरियां हैं। बहन, हमारे मोहल्ले में तो सब छत पर ही सोते हैं। लाइट चली जाती है तब तुम क्यों नहीं सोती? छत पर ही सो जाया करो। यहाँ पर ऐसे ही रोज रात को लाइट जाती रहती है। तभी सब्जी वाले से सब्जी लेकर पैसे देते हुए आशा शांति से कहती है, बहन, आप सब शुरू से ही छत पर सोती आ रही, शायद इसीलिए आपको छत पर सोने की आदत है। पर हमारी बस की नहीं है छत पर सोना। हमें तो एसी की आदत है और हमारे घर में एसी भी लगी है। कोई बात नहीं बहन, जब लाइट से परेशानी होगी तो एसी की हवा भूल जाओगी और हमारी तरह छत पर सोना सीख जाओगी। मोहल्ले वालों की बात सुनकर आशा सब्जी लेकर चुपचाप घर में आती है। ऐसे ही एक रात फिर से लाइट चली जाती है और सूरज अपने पूरे परिवार के साथ छत पर आता है, जहां सभी मोहल्ले वाले छत पर आराम से मच्छरदानी लगाकर सो रहे थे। तभी तेज आंधी तूफान चलने लगती है और फिर भी मोहल्ले वाले नहीं उठते। सब्जी, मच्छरदानियां हवा से हिल रही थी। वहीं खुशी की साड़ी का पल्ला उड़े जा रहा था तो नंद के बाल संभालने में नहीं आ रहे थे। माँ जी, हमें नीचे चलना चाहिए। इतनी तेज आंधी तूफान में छत पर रुकना सही नहीं है। पता नहीं कैसे मोहल्ले वाले इतनी तेज आंधी तूफान चल रही है और ये लोग बेफिक्र सो रहे हैं छत पर। माँ, खुशी बिल्कुल सही कह रही है। घर की खिड़कियां खोल देंगे तो ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी और क्या पता फिर से लाइट आ जाए। तेज आंधी तूफान चलने की वजह से सूरज अपने परिवार के साथ नीचे आता है और पूरा परिवार सारी खिड़कियां खोलकर हॉल में बैठकर हाथ पंखे से खुद को हवा करता है। सही कहा था उस औरत ने, इस मोहल्ले में लाइट का कोई भरोसा नहीं। पूरे दिन लाइट रहती है पर रात को ही कट जाती है। कुछ ही देर में लाइट आ जाती है और पूरे परिवार को राहत मिलती है। पर अब रोज इसी तरह लाइट जाती है और एक शाम 7 बजे लाइट जाती है और रात के 2 बजे तक लाइट नहीं आती। मुझसे अब और गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही सूरज। मैं तो चली मोहल्ले वालों की तरह छत पर ही सोने। वैसे भी छत पर अच्छी हवा चलती है। जब हम छत पर बैठ सकते हैं तो सो क्यों नहीं सकती? तुम लोग कभी गांव में नहीं रहे, पर मैं गांव में छत पर ही अपने पूरे परिवार के साथ सोती थी, या तो फिर आंगन में। माँ, मुझसे भी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। देखो कितना पसीना निकल रहा है। मैं कहीं पर भी सोने को तैयार हूँ। सूरज के परिवार से और गर्मी बर्दाश्त नहीं होती और वो लोग भी अपना बिस्तर लेकर छत पर सोने के लिए चले जाते हैं। पर खुशी को छत पर नींद नहीं आती और वो लेटी हुई आसमान देखते हुए कहती है, मेरे घर वाले बाकी मोहल्ले वालों की तरह कितने आराम से छत पर सो गए, पर मुझे तो नींद ही नहीं आ रही। भला इस खुले आसमान के नीचे टिमटिमाते सितारों को देखते हुए कौन सो सकता है? पूरा परिवार तो छत पर सो जाता है पर खुशी नहीं, इसलिए वो सुबह लाइट आने के बाद कमरे में सोती है।
कुछ देर में मोहल्ले की कुछ औरत आशा से मिलने उसके घर आती हैं और हॉल में बैठकर बातें करती हैं। बहन, मैंने देखा रात में तुम भी अपने पूरे परिवार के साथ छत पर सो रही थी, पर तुम्हारी बहू जगी हुई थी। कैसा लगा रात को छत पर सोकर? छत पर सोना इतना भी बुरा नहीं, जब लाइट नहीं होगी तो इंसान क्या ही करेगा। पर बहन, मैं सच कह रही हूँ, छत पर सोने में इतना मजा आता है कि लाइट रहे तो भी एसी चलाने का दिल नहीं करेगा तुम्हारा। बस तुम कुछ दिन छत पर सो कर देखो। पड़ोसियों से बात करके आशा को बहुत अच्छा लगता है और समय के साथ आशा भी अपनी पड़ोसियों की तरह हो जाती है और आए दिन छत पर जाकर अपने पूरे परिवार के साथ सोने लगती है। और अब तो उसने मच्छरदानियों का भी इंतजाम कर लिया था। फिर ऐसे ही एक रात, सूरज, काजल, माँ जी, आप तीनों अपना बिस्तर लेकर कहाँ जा रही हैं? भाभी, आप भी छत पर सो के देखो, बहुत मजा आता है। और बहू, जब प्राकृतिक इतनी अच्छी हवा चल रही है तो एसी की क्या ही जरूरत है। मैं तो कहती हूँ तू भी एसी छोड़कर छत पर सोने चल, पैसे ही भी बचेंगे। कौन एसी चलाकर बिल बढ़ाए अपना। खुशी, माँ सही कह रही है, 1-2 दिन दिक्कत होगी, फिर आदत हो जाएगी। मुझे ऐसी बुरी आदत नहीं लगानी, आप जाओ। पूरा परिवार छत पर सोने के लिए चला जाता है। कुछ देर में तेज आंधी तूफान चलती है जिससे उनके ऊपर से चद्दर उड़ जाती है। माँ, भैया उठो, देखो कितनी तेज आंधी तूफान चल रही है, मेरा चद्दर भी उड़ गया है। अरे बेटा, बारिश होने वाली, तुम एक काम करो, अगर घर में पन्नी है तो मच्छरदानी लगाओ और उसके ऊपर पन्नी लगा लो, फिर ना तुम बारिश में गीली होगी और ना ही आंधी तूफान से तुम्हें परेशानी होगी। माँ, जैसा आंटी बता रही है हम तो वैसा कर ही नहीं सकते, बारिश हो उससे पहले नीचे चलते हैं। इतना बोलकर सभी मोहल्ले वाले मच्छरदानी पर ही पन्नी लगाकर सो जाते हैं और तेज बारिश होने लगती है। ये सब देख आशा को मोहल्ले वालों का आइडिया बहुत अच्छा लगता है और अगले दिन मोहल्ले में बाहर खड़ी आशा बालकनी में खड़ी पड़ोसन से बात करती है। सुमन बहन, रात को इतनी तेज बारिश हुई फिर भी मैंने देखा पूरा मोहल्ला बड़े आराम से सो रहा था, हमें तो नीचे आना पड़ा। बहन, तुम भी हमारी तरह लकड़ी का एक बड़ा चौड़ा बिस्तर जैसा पट्टा बनवा लो और उस पर बिस्तर लगाकर सोया करो और पन्नी को मच्छरदानी की तरह बना लो ताकि आंधी तूफान बारिश में आराम से सो सको। आशा को सुमन का आइडिया काफी पसंद आता है और वो सूरज से लकड़ी का बड़ा सा फट्टा मंगवा लेती है। साथ में छत पर पन्नी को मच्छरदानी की तरह लगा देती है और रात को पूरा आराम से परिवार सोता है। माँ जी, जब आपको टेंट बनाकर ही सोना है तो नीचे क्यों नहीं चली जाती? किसी भी वक्त बारिश हो जाती है, अगर आप लोगों की तबीयत खराब होगी तो क्या करेंगे? भाभी, माँ ने ये जुगाड़ इसीलिए तो किया है ताकि कितनी भी बारिश क्यों ना हो जाए हम गीले ना हो, और अब तो इसमें आपको भी नींद आ जाएगी, आप भी आज रात सो जाओ। काजल अपनी भाभी को मना ही कर रही होती है कि तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। अब आशा अपने बेटे और बेटी के साथ उस टेंट में सोने के लिए चली जाती है तो वहीं खुशी नीचे चली जाती है। पूरा मोहल्ला रात के अंधेरे में सो चुका था तो वहीं खुशी भी नीचे सो रही थी। अब तेज बारिश के साथ कुछ ही देर में तेज आंधी तूफान भी चलता है जिससे आशा का टेंट और कुछ मोहल्ले वालों की पन्नी उड़ जाती है और वो सभी बारिश में गीले हो जाते हैं। अगली सुबह जब आशा अपने बेटे और बेटी के साथ नीचे आती है तो कोई खांस रहा होता है तो कोई छींक मार रहा होता है। ये लीजिए तौलिया, और मत मानो मेरी बात, इन मोहल्ले वालों के साथ रह रहकर उनकी तरह मत बनो। मैं इन लोगों को तो नहीं समझा सकती पर आप लोग तो मेरी बात समझो। हो गई ना आप सबकी तबीयत खराब? खुशी, हमें क्या पता था कि हमारा टेंट उड़ जाएगा। भाभी, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, आप मेरे लिए पानी गर्म कर दो, मुझे स्टीम लेना है। सूरज, काजल, आशा तीनों को बुखार हो जाता है। कुछ देर में डॉक्टर आते हैं और दवाई देकर चले जाते हैं। जब तक खुशी के ससुराल वाले बीमार हैं वो लोग छत पर जाना छोड़ देते हैं। अरे सूरज बेटा, दफ्तर जा रहे हो? 2 दिन से घर से बाहर नहीं निकले और तुम्हारा परिवार भी छत पर सोने नहीं आया। हाँ अंकल, उस रात अचानक से तेज आंधी तूफान बारिश होने लगी और हम लोग भीग गए। हमारी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए अब से हम छत पर नहीं सोएंगे। इतना बोलकर सूरज ऑफिस चला जाता है और शाम को जब घर आता है तो देखता है कि लाइट नहीं है और उसका पूरा परिवार छत पर बैठा है। अच्छा वो भैया जो आप छत पर ही आ गए, मैंने और माँ ने फैसला किया है जब जब लाइट नहीं होगी हम लोग छत पर ही आकर सोया करेंगे और अगर कभी तूफान बारिश हुई तो नीचे आ जाएंगे। हाँ, आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता। बारिश में नदी किनारे केले के पत्ते का घर। नदी किनारे एक छोटा सा गांव था जहां शांति एक झोपड़ी में अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके घर के आसपास उसने कई केले के पेड़ भी लगा रखे हैं जिनके पत्तों पर वो खाना खाती है। हे भगवान, आज तो मैं केले का पत्ता तोड़ना ही भूल गई। बाहर कितनी तेज बारिश भी हो रही है। कोई बात नहीं दीदी, मैं तोड़ कर ले आती हूँ। नहीं आरती, तुम गर्भवती हो, तुम बैठी रहो, मैं गोलू को भेजती हूँ। गोलू, जाओ बाहर से 2 केले के पत्ते तोड़ के ले आओ। माँ, बाहर बारिश हो रही है,
मैं नहीं जा रहा बाहर केले का पत्ता तोड़ने के लिए। दादी को बोलो एक दिन हमारी तरह प्लेट में खाना खा ले। गोलू ऐसे बातें नहीं करती। तुम्हारी दादी को गैस बनता है, इसीलिए वो केले के पत्ते पर खाना खाती हैं। और केले के पत्ते पर खाना खाने के कई फायदे होते हैं। आई बात समझ? जितना बोला है अब उतना करो। पूजा की डांट खाकर गोलू मुंह बनाकर बारिश में भीगता हुआ बाहर जाता है और एक केले का पत्ता काट कर आता है। कुछ ही देर में पूरा परिवार खाने को बैठता है और बारिश बंद हो जाती है। अगले दिन उसके घर के बाहर दरवाजे पर एक औरत आती है। शांति बहन कहाँ हो? मेरे घर में आज कुछ पंडित आ रहे हैं, मुझे उन्हें केले के पत्ते पर खाना खिलाना है। जरा कुछ केले के पत्ते काट के दे दो। बहन, नदी किनारे 10 घर हैं और तुम सारी औरतें कभी पूजा के बहाने, कभी शादी के बहाने, कभी खाने के बहाने, तो कभी पंडितों को भोग लगाने के बहाने मुझसे केले के पत्ते मांग कर ले जाती हो। अगर पत्ते ऐसे ही देती रही तो जब मुझे खुद को जरूरत होगी ना, तो मैं कहाँ से लाऊंगी? अरे बहन, एक केले का पत्ता देने में तुम कितना चिकचिकबाजी कर रही हो। मुफ्त में मत दो, पैसे ले लो। बाहर से भी खरीद के लाऊंगी तो पैसे ही देने पड़ेंगे। अब बारिश के मौसम में नदी पार करके कौन जाए? तुम ही एक केले के पत्ते के 10 रुपए ले लो और कुछ पत्ते दे दो। अच्छा ठीक है, देती हूँ। शांति को उस औरत की बात अच्छी लगती है और वो उसे कुछ पत्ते तोड़ कर दे देती है, साथ में उससे कुछ पैसे भी ले लेती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन शांति के दोनों बेटे नाव से नदी पार करके घर आते हैं और उनके घर आते ही हल्की हल्की बारिश होने लगती है। पवन भैया, मुझे तो अपने घर की काफी चिंता सता रही है। हमारा कच्चा मकान, ऊपर से नदी किनारे, बारिश होती नहीं कि घर में सीलन शुरू हो जाती है। ऊपर से नदी का पानी भी बढ़ चुका है। अरे बेटा, तुम दोनों चिंता क्यों करते हो? अब मैं लोगों को मुफ्त में केले के पत्ते नहीं दे रही। कुछ पैसे तो केले के पत्ते बेच के भी मिल जाएंगे। वो सब तो ठीक है माँ जी, पर जब बारिश होती है तो घर की छत टपकने लगती है, घर में सीलन आने लगती है और एक ही घर में खाना बनाना और सोना मुश्किल हो जाता है। मैं क्या कह रही थी कि घर बनाने से पहले एक रसोई बना लेते हैं। क्यों बना लेते हैं बहू? घर ज्यादा जरूरी है या रसोई? अगर तुम्हें एक ही कमरे के घर में खाना बनाने सोने में दिक्कत हो रही है तो एक काम करो, चूल्हा लेकर घर के बाहर बैठ जाओ, वहीं खाना बनाना। इतना बोलकर शांति नाराज होकर वहां से चली जाती है। बढ़ती उम्र के साथ माँ जी तो चिड़चिड़ी होती जा रही हैं। वो तो कुछ समझने को ही राजी नहीं है। वैसे माँ का कहना भी गलत नहीं है। अभी हमें घर बनाने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जो माँ ने बोला है वही कर लो। शांति के कहने पर अब दोनों सास बहू घर के बाहर मिट्टी का चूल्हा बनाकर खाना बनाती है। पर तभी तेज आंधी तूफान चलती है। दीदी, तेज आंधी तूफान चल रही है, खाना खुला है, धूल कहीं खाने में न चली जाए। आप जल्दी से खाना अंदर रख दो। हाँ आरती, मैं खाना अंदर ले जा रही हूँ, तुम भी चूल्हा बंद कर दो। इतनी तेज आंधी तूफान में खाना नहीं बना पाओगे। तूफान चलने की वजह से दोनों देवरानी जेठानी को खाना बनाने में दिक्कत होती है और जितना खाना बना होता है वो लेकर घर में जाती है। और जब पूरा परिवार खाना खाता है। पूजा, आज तुमने सब्जी सही से साफ नहीं की थी क्या? ऐसा लग रहा है जैसे कि तुमने इसमें मिट्टी डाल दी हो। मुझसे तो ये सब्जी खाई ही नहीं जा रही। मुझे भी नहीं खानी ये सब्जी, आप तो मुझे रोटी के साथ अचार दे दो। उस दिन पूरा परिवार अचार रोटी के साथ अपना पेट भरता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सुबह सुबह मौसम बिगड़ने लगता है, इसलिए दोनों भाई जल्दी नाव के सहारे नदी पार करके काम करने के लिए चले जाते हैं। तो वहीं दोनों देवरानी जेठानी जब खाना बनाने बैठती हैं तो हल्की हल्की बारिश होने लगती है। ये लो दीदी, मैंने चूल्हा क्या फूका, हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। ऊपर से नदी किनारे का ये कूड़ा कितनी बदबू दे रहा है। कोई बात नहीं आरती, अभी हल्की बारिश हो रही है, मैं भी तुम्हारी मदद करवा देती हूँ, जल्दी काम होगा। इस तरह दोनों देवरानी जेठानी मिलकर झटपट खाना बनाते हैं और सारा खाना घर में रख देती हैं। कुछ ही देर में तेज बारिश होने लगती है और जब हवाएं चलती हैं तो नदी का पानी शांति के घर के बाहर तक आने लगता है। बारिश होती नहीं कि नदी का पानी बढ़ जाता है। पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। हमारा तो मिट्टी का चूल्हा इस बारिश में पूरी तरह से भीग गया है। अब रात का खाना कैसे बनेगा? बहू, कितना अच्छा भला तुम घर में खाना बनाती थी, पर तुम दोनों देवरानी जेठानी के तो नाटक ही खत्म नहीं होते। शांति की बातें सुनकर दोनों बहुएं उदास हो जाती हैं और रात को जैसे ही बारिश रुकती है दोनों बहुएं कुछ ईंट लाकर खाना बनाना शुरू कर देती हैं। अरे ये क्या, इतनी रात हो गई है और अभी तक खाना नहीं बना? हाँ जी,
आज शाम तक बारिश हुई है, जिस वजह से चूल्हा गीला हो गया था। पर कोई बात नहीं, आप हाथ मुंह धो लो, खाना बस तैयार है। अगर आप अंदर जा रहे हैं तो केले के पत्ते भी तोड़ लेना माँ जी के लिए। रवि केले के पेड़ के पास जाकर केले के पत्ता तोड़ने लगता है। तभी वहां उसकी पड़ोसन सुमित्रा आती है, जो उससे 15-20 केले के पत्ते मांगती है। और तभी वहां शांति आ जाती है। इतना सारा पत्ता हम तुम्हें देंगे तो हमारे पेड़ में तो पत्ते ही खत्म हो जाएंगे। शांति बहन, तुम तो जानती हो बारिश का टाइम है और मेरे घर में शादी भी है। मैंने सोचा है कि केले के पत्ते से घर सजा लूं और छत भी ढक लूं, ताकि बारिश का पानी छत या दीवार के जरिए घर में ना आ सके। और तुम इतना क्यों मुंह बना रही हो? मैं तुमसे कोई फ्री में थोड़ी ना मांग रही हूँ। सुमित्रा की बात सुनकर शांति के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उसे 15 से 20 पत्ते देकर बाकी के बचे केले के पत्ते खुद काट लेती है। और जब वो घर जाती है तो तेज बारिश होने लगती है और शांति देखती है कि उसके घर की छत में बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, जिसमें से काफी ज्यादा बारिश का पानी आ रहा है। साथ ही उसके घर की दीवारों में भी छेद हो चुका था, जहां से कीड़े और सीलन आ रही थी। माँ जी, आपने सभी केले के पेड़ से सारे पत्ते क्यों काट लिए? बहू देख रही है घर की छत की क्या हालत हो गई है। और केले के पत्ते बहुत काम आते हैं। केले के पत्ते से पानी आर पार नहीं जाता, लोग केले के पत्तों से घर सजाते हैं। सही कहा माँ जी आपने, मैं समझ गई आप इतने सारे केले के पत्ते क्यों लाई हैं। आप इन केले के पत्ते से न सिर्फ घर सजाओगी बल्कि घर की मरम्मत भी करेंगे, ताकि इस बारिश में हम बारिश की वजह से परेशान न हो सके। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। आरती बहू, केले के पत्ते से मैं और पूजा बहू घर बना लेंगे। तू गर्भवती है, तेरा 7वां महीना लग चुका है, इसलिए तू आराम करना। कुछ ही देर में बारिश रुक जाती है और शांति के कहने पर रवि और पवन अपनी माँ और बीवी की मदद करवाते हैं। माँ जी, मैंने इस दीवार को पूरा गीली मिट्टी से लीप लिया है। अब जल्दी से केले के पत्ते चिपका दीजिए। माँ, एक बाल्टी में गीली मिट्टी लेकर मैं और रवि भैया छत पर जा रहे हैं। हम जब आवाज दें तो तुम केले के पत्ते दे देना। इतना बोलकर दोनों भाई घर की छत पर जाते हैं और जहां छेद होता है वहां कुछ पत्थर डालकर उसे मिट्टी से लीप देते हैं। साथ ही शांति अपने बेटों को केले के पत्ते पकड़ाती है और दोनों भाई मिलकर छत पर केले के पत्ते चिपका देते हैं। और 2 दिन की कड़ी मेहनत में पूरा परिवार केले के पत्ते से अपना घर तैयार करता है। माँ जी, हमारा घर तैयार हुआ, पर हमारी रसोई अभी तैयार नहीं हुई। बारिश की वजह से नदी का पानी भर जाता है और जब लहर उठती है तो नदी का कूड़ा हमारे खाने के पास जमा हो जाता है। बाहर खाना बनाने में हमें काफी परेशानी हो रही है। पर हमारे पास तो रसोई नहीं है, फिर मैं तेरी क्या मदद करूं? माँ जी, मेरे पास एक आइडिया है। जब तक हम केले के पत्ते से अपना घर बना सकते हैं तो रसोई क्यों नहीं? घर में कुछ पन्नी और बांस के डंडे रखे हैं। मैं उस डंडे और पन्नी की मदद से केले के पत्ते की रसोई बनाऊंगी। शांति इस काम में पूजा का पूरा साथ देती है। दोनों सास बहू बांस के डंडों को चारों दिशा में लगाकर फिर शांति बीच में मिट्टी से दीवार बनाती है, तो वहीं पूजा उस पर केले के पत्ते चिपकाती है। ये लो बहू, तुम्हारी वाटरप्रूफ रसोई भी तैयार हो गई। अब आराम से बैठकर खाना बनाना। दोनों सास बहू अपनी सूझबूझ से केले के पत्तों को न सिर्फ घर बनाते हैं बल्कि रसोई भी बनाते हैं। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और दोनों देवरानी जिठानी जब अपनी रसोई में खाना बना रही होती हैं तो बाहर काफी तेज बारिश हो रही होती है और शांति बारिश में भीगती हुई सब्जी लेकर आती है और अपनी बहू से कहती है, बहू, खाना बनाने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। क्या बाहर बारिश हो रही है? हमें तो पता ही नहीं चला। जब हमारी रसोई केले के पत्तों से इतनी सुरक्षित है तो घर तो और भी सुरक्षित होगा। उस दिन आरती और पूजा को न नदी की वजह से कोई और न ही बारिश की वजह से खाना बनाने में परेशानी होती है। पूरा परिवार अपने केले के घर में बैठकर आराम से खाना खाता है। देखो, इस केले के पत्ते के घर में बारिश का पता ही नहीं चल रहा। बारिश का पानी भी कहीं से नहीं आ रहा है। ये होता है केले के पत्ते का सही इस्तेमाल। देखा गोलू, केले के पत्ते के कितने फायदे हैं। अब तुम अपने नदी किनारे इस केले के पत्ते के घर में आराम से सो सकते हो। हाँ माँ, ये केले के पत्ते का घर बहुत अच्छा है। इस तरह सब खाना खाते हैं और उसके बाद बिस्तर लगाकर सो जाते हैं। बाहर बारिश होती है पर गरीब परिवार के केले के पत्ते के घर में कहीं से भी पानी नहीं आता और सब चैन की नींद सोते हैं।